राज हिस्ट्री पॉइंट 66 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम पाचन तंत्र में सबसे पहले बात कर लें तो हमारा पाचन तो मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? मुख से। तो पाचन के लिए हमें सहायक में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले हमारा सहायक अंग होता है यानी दांत। तो दांत की बात कर लें तो दांत हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक वह दांत जो बचपन में निकलते हैं, बाल्य अवस्था में निकलते हैं। बाल्य अवस्था में जो निकलते हैं ये दांत हमारे यानी कि जन्म के उपरांत निकलेंगे और ये 12 वर्ष की अवस्था तक लगभग बने रहते हैं। जन्म के उपरांत निकलते हैं और 12 वर्ष की अवस्था तक लगभग बने रहते हैं। इस कारण इन दांतों को कहते हैं दूध का दांत। क्या कहते हैं? दूध का दांत कहा जाता है। मिल्क टीथ क्या बोला जाता है? मिल्क टीथ कहा जाता है। अगर बात कर लें हम लोग मिल्क टीथ में तो यहाँ पर देखें तो जो इसका सूत्र होता है ICPM यानी याद रखना है तो हम लोग ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं ICPM। तो इसको याद रखने के लिए क्या ICPM मनमोहन से याद रख सकते हैं। यानी दांतों में अगर देखा जाए तो आई से मतलब हमारा हो गया कृंतक यानी कि इंसीजर, कैनाइन, मोलर और प्रीमोलर। 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। आगे के अगर कहा जाए तो 4 दांत जो कि हमें काटने यानी कि बात कर लें आई की, इसको इंसीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसीजर का मतलब होता है कृंतक। कृंतक का काम है काटना। क्या काम है? काटना। दूसरे प्रकार की दांत की बात कर लें तो होता है कैनाइन। कैनाइन की बात करें ये इसको बोलते हैं रदनक या छेदक। रदनक या छेदक। दूसरे प्रकार के दांत को हम लोग रदनक या छेदक कहते हैं। अब यानी किसका काम होता है? किसी वस्तु को चीरना या फाड़ना। इसके बाद होता है प्रीमोलर। मोलर प्रीमोलर सॉरी यहाँ पीएम चाहिए यानी पीएम यानी कि प्रीमोलर जिसे अग्रचरणवक बोलते हैं। अग्रचरणवक यानी कि इसके द्वारा भोजन को चबाया जाता है। और अंत में हमारा चरणवक आता है जिसका काम होता है भोजन को चबाना और पीसना। यानी चबाना और पीसना, भोजन को चबाने और पीसने का काम एक करते हैं। यानी कि दांत की अगर बात कर लें तो हमने कहा कि दांत यानी कि दांत जो होता है यानी इसकी सबसे चमकीली जो परत होती है उसे कैनाइन कहा जाता है। क्या कहता है? कैनाइन इनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनेमल। यह सबसे यानी कि कठोर भाग होता है। दांत का सबसे कठोरतम भाग होता है। जब यह परत क्षरण हो जाती है तो हमारे दांत यानी कि सड़ जाते हैं, रद्द हो जाते हैं या इसमें जीवाणु का इन्फेक्शन हो जाता है। दांत में यानी पाए जाने वाली यानी कहा जाए जो प्रोटोजोआ होता है उसको एंटमीबा जिंजीबैसिलस बोलते हैं। तो दांत की बात कर लें तो दांत हमारे जो टीथ की बात किया गया ये कितने प्रकार के होते हैं? तो कहा गया 2 बार जीवन निकलते हैं और ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कृंतक जिसका काम है काटना, कैनाइन रदनक या छेदक जिसका काम है क्या करना यानी चीरना फाड़ना। अग्रचरणवक की बात करें इसका काम है चबाना। क्या काम है? चबाना। इसके बाद बात किया गया चरणवक का, इसका काम चबाना और पीसना। तो यानी कि बाल्य अवस्था में जो निकला है दांत हमारा जन्म के उपरांत निकलता है और 12 वर्ष की अवस्था तक बना रहता है, जिसके कारण इसको दूध का दांत यानी कि मिल्क टीथ कहते हैं। अब यहाँ पर बात कर लें तो ये होते कितने हैं कहेंगे? $21.02 यानी कि जो हमारा मुख है इसको हम लोग कितने भागों में बांट देते हैं? कहेंगे 4 भागों में। तंत्र विन्यास के आधार पर इसको 4 भागों में बांटते हैं। तो एक भाग का स्ट्रक्चर अगर कहा जाए तो यहाँ पर जो हमारे कृंतक यानी काटने वाले दांत 2 इधर हो जाएंगे, 2 इधर, 2 कितने हो गए? 4। रदनक या छेदक यानी एक इधर जो है हमारा रदनक, एक इधर होगा, एक इधर, ये हो गया कितने? 2 4। और प्रीमोलर की बात करें अग्रचरणवक बच्चों में अनुपस्थित होते हैं और मोलर्स की अगर संख्या कहा जाए तो एक मोलर भी कम होते हैं। इस तरह अगर जोड़े तो 2 1 3 3 2 5 5/5
गुणे किया 10, तो 10 और 10, 10 10 कितने हो गए, दोनों जबड़े मिलाकर के कुल 20 दांत हो गए। अब बात कर लें वयस्क में, तो वयस्क मनुष्य में जो दांत निकलते हैं यानी कि 12 वर्ष के पश्चात, 12 वर्ष के पश्चात, और ये मृत्यु तक लगभग बने रहते हैं, मृत्यु तक बने रहते हैं। और ये यानी द्वितीयक होते हैं, इसलिए इनको अक्ल दाढ़ कहते हैं, अक्ल दाढ़ कहते हैं, विजडम टीथ, विजडम टीथ बोला जाता है। यानी कि इनके अगर दंत विन्यास को देखें वयस्कों के, तो यहाँ पर यानी कि ICPM मनमोहन से अगर देखना है, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इंसिजन में कितना होता है, तो कहेंगे 2 ऊपर और 2 नीचे होता है, एक कैनाइन ऊपर एक कैनाइन नीचे। प्रीमोलर्स की बात करें, 2 प्रीमोलर ऊपर 2 प्रीमोलर नीचे, और 3 मोलर ऊपर और 3 मोलर नीचे। यानी कि इस तरह मिला करके कुल अगर कहा जाए तो 3 2 1 3 3 2 5 3 8 8 और 8 गुणे 2 किया जाए तो 16 यानी 16 हो गया, यानी दोनों जबड़े मिलाकर 16 दांत, यानी कुल मिलाकर 32 दांत होते हैं। और 32 दांत होने के लिए लगभग हमारा 40 से लेकर 45 वर्ष की अवस्था तक ये 45 दांत यानी 32 दांत हमारे पूरे हो जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे यानी कि पाचन की बात किया गया, तो पाचन कहा गया कि मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। तो हम दांत के बारे में देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे पाचन के बारे में यानी भोजन के बारे में। अब इसके बाद कर लें हम लोग पाचन की, तो यानी पाचन की जो हमारी प्रक्रिया है डाइजेशन की, ये कितने चरणों का संपन्न होती है, कहेंगे इसके लिए 5 चरण होता है। पहला काम भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, अंतर्ग्रहण। दूसरा होता है यानी भोजन को जब हम लोग मुख में रख यानी कि मुख में रखते हैं या उसको चबा चबा कर दांतों से छोटा छोटा करते हैं, यानी कि उससे उसमें लार मिलाते हैं, और इसके बाद इसे कहाँ के लिए ढकेल दिया जाता है, तो कहेंगे इसको यानी आहार नली के लिए ढकेल दिया जाता है। तो यानी कि इसको ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाई, अंतर्ग्रहण। दूसरी बात कर ले किसका होता है, क्या चीज, कहेंगे पाचन। यानी कि जब ये अंदर ढकेल दिया गया तो हमारे पहुंचता है कहाँ पर, यानी कि पाचन तंत्र में पहुंच यानी पेट में पहुंचता है, जहाँ पर ये 3 से 4 घंटे तक रहता है, और वहाँ पर विभिन्न पाचक रसों ऐसा क्या होता है, पाचन होता है। यानी जटिल कार्बनिक पदार्थों का अब सरल घुलनशील पदार्थों में तोड़ करके यानी तोड़ना ही क्या कहलाएगा, पाचन कहलाएगा। तीसरी प्रक्रिया की अगर बात कर ले हम लोग तो होगा स्वांगीकरण, सॉरी पाचन हो गया। तो अब इसका क्या होगा, अवशोषण। क्या होगा, अवशोषण। यानी कि जो हमारे आंतों की दीवारों में पाए जाते हैं रसांकुर यानी अंगुली सदृश रचनाएं पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, पचे हुए भोज्य पदार्थों को अवशोषित करके रक्त को भेज देती हैं। इस प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। इसके बाद हमारा चौथा प्रक्रिया होती है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण यानी स्वांगीकरण की बात करें तो कोशिकाओं के द्वारा इन पचित भोज्य पदार्थों का यानी कि ऊर्जा के रूप में क्या करना, उपयोग करना, क्या कहलाएगा, स्वांगीकरण। और इसकी अंतिम प्रक्रिया होती है बहिक्षेपण। यानी कि अब जो पचित भोज्य पदार्थ कोशिकाओं द्वारा उपयुक्त कर लिए गए, इसके बाद जो कोशिकीय पदार्थ बचता है उसको कोशिकाओं से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो बहिक्षेपण कहलाती है। यानी पाचन में कुल 5 प्रक्रिया सम्मिलित है, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अब सबसे पहले अंतर्ग्रहण में। तो अंतर्ग्रहण की बात करें तो आपने कहा कि भोजन को मुख में रखना तथा चबाना, उससे निकलने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाई। और इसके बाद यानी कि पाचन ग्रंथियों द्वारा निकले विभिन्न प्रकार पाचक रसों द्वारा उसको पचा देना, अर्थात जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल घुलनशील पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया पाचन कहलाई। इसके बाद पचित भोज्य पदार्थों को यानी कि आंत की दीवारों द्वारा अवशोषित करने की प्रक्रिया अवशोषण कहलाई। इसके बाद वो रक्त में मिला दिया जाता है भोजन को। अब यहाँ कोशिकाओं द्वारा यानी रक्त जो है विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचा देता है, उसका कोशिकाओं द्वारा उपभोग करना स्वांगीकरण कहलाया। और कोशिकाओं में बचे जो यानी पाचन के उपरांत या उपभोग के बाद जो कुछ भी अपशिष्ट पदार्थ होता है कोशिकाओं से बाहर निकालने की प्रक्रिया बहिक्षेपण कहलाती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं मुख गुहिका की, यानी किसे क्या कहा जाता है, बकल कैविटी। मुख गुहिका, बकल कैविटी। तो बकल कैविटी में दांत को हमने देख लिया। अब देखेंगे हम लोग लार ग्रंथियां, यानी कि इसमें कहा जाता है मुख गुहिका में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितने जोड़ी, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार ग्रंथियां यानी कि हमारे तीन जोड़ी पाई जाती हैं।
तो लार ग्रंथ की बात करें, लार ग्रंथ से निकलता है क्या, तो कहेंगे लार स्रावित होती है। लार ग्रंथ से क्या निकलती है, लार स्रावित होती है। और लार ग्रंथ यानी कि लार का पीएच अगर कहा जाए तो इसका पीएच 6.8 होता है, यानी कि हल्का क्षारीय होता है, सॉरी हल्का अम्लीय होता है। लार ग्रंथ से लार स्रावित होती है। और लार में टाइलिन नामक एंजाइम होती है। टाइलिन जो भोजन में उपस्थित यानी कि मंड यानी शर्करा का पाचन करती है, मंड शर्करा का पाचन करती है। यानी कि जब हम भोजन चबा चबा कर करते हैं तो हमें भोजन को कैसा लगता है, तो कहेंगे मीठा लगता है। इसे एमाइलेज भी कहा जाता है, एमाइलेज भी कहा जाता है। अब इसके बाद बात कर लें, इसमें दूसरा जो पाचक है यानी कि दूसरा रस होता है उसे बोलते हैं लाइसोजाइम। क्या कहा जाता है, लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम क्या करता है, कहेंगे भोजन में जो उपस्थित जीवाणु होते हैं उनका भक्षण करता है, नहीं उन्हें मारता है। तो लार ग्रंथियां 3 जोड़ी होती हैं। कौन कौन सी, यानी कि 3 जोड़ी ग्रंथियां हैं। पहली ग्रंथि है अधो अनु, अधो अनु मतलब अधो अनु यानी कि ठुड्डी के नीचे। इसके बाद अधो जिह्वा यानी जीभ के नीचे होती है, अधो जिह्वा। तीसरी जोड़ी जो हमारी होती है तो क्या होती है, तो कहेंगे कर्ण पूर्व यानी कान से पूर्व पाई जाती है, कर्ण पूर्व। तो 3 जोड़ी क्या होती है, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन कौन, अधो अनु, अधो जिह्वा, कर्ण पूर्व पाई जाती है। यानी लार ग्रंथि से निकलता क्या है, तो कहेंगे लार निकलती है जिसका पीएच 6.8 होता है, जिसमें 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला एंजाइम टाइलिन जिसे एमाइलेज भी कहा जाता है, यह मंड शर्करा का क्या करता है, पाचन करता है, जिसके कारण हमें भोजन कैसा लगता है, तो कहेंगे मीठा लगता है। जब हम भोजन चबा चबा करते हैं तो भोजन हमें मीठा लगता है, अर्थात पाचन का प्रक्रिया कहा जाए, मुख से ही पाचन क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। दूसरा होता है लाइसोजाइम, जिसका काम है यानी जीवाणुओं का मारना, यानी भोजन को जीवाणु रहित बनाना। भोजन को क्या बनाना, भोजन को जीवाणु रहित बनाते हैं। यानी लाइसोजाइम का काम क्या है, भोजन को जीवाणु रहित बनाना। इसके बाद होता है कि लार ग्रंथियां 3 जोड़ी पाई जाती हैं, अधो अनु, अधो जिह्वा और कर्णपूर। अब हम आगे देखेंगे। अब हम बढ़ते हैं ये, यानी कि अगर कहा जाए तो पूरा जो हमारा आहार नाल है, पूरा का पूरा आहार नाल, इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। 8 से लेकर 10 मीटर ये लंबा होता है। यानी कि आहार नाल की अगर हम बात करें, आहार नाल, तो इसकी लंबाई कितना हो गई, 8 से 10 मीटर। और ये आहार नाल कहाँ से कहाँ तक है, तो कहा जाएगा कि मुख से लेकर के, मुख से लेकर गुदा तक का भाग, मुख से लेकर कहाँ तक का भाग, गुदा तक का भाग को क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं, जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। इसका यानी पहला भाग क्या हो गया, यानी मुख, जिसके बारे में हम लोग देखा कि दांत और क्या, लार ग्रंथि। अब इसके बाद जिह्वा द्वारा भोजन, यानी कि जब भोजन में लार मिला दिया गया, जब भोजन में यानी भोजन को चबा करके क्या लुगदी बनाई गई, और इस लुगदी में क्या मिला दिया गया, लार, अर्थात जिसका पीएच कितना था, 6.8। तो यानी भोजन, लार मिला हुआ भोजन, लार मिला हुआ भोजन जो होता है उसको बोलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोलस कहा जाता है। यानी जो लार मिला हुआ भोजन है उसे बोलस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, बोलस। अब इस बोलस को जीभ द्वारा, किसके द्वारा, जीभ द्वारा नीचे की ओर ढकेल दिया जाता है। तो अब जिह्वा की बात कर लें, तो जिह्वा की अगर बात करें तो जिह्वा के ऊपर 3 प्रकार की क्या पाई जाती हैं, स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। यानी जिह्वा का अग्र भाग द्वारा, जीभ के अग्र भाग द्वारा मीठा स्वाद बताया जाता है, पश्च भाग द्वारा कड़वाहट का, और मध्य भाग द्वारा तथा पार्श्व, यानी 4 भागों से 4 प्रकार के स्वाद बताएगा। मीठा अग्र भाग द्वारा, पश्च भाग द्वारा कड़वाहट, और पार्श्व द्वारा यानी कहेंगे खट्टा, तथा मध्य भाग द्वारा नमकीन का आभास किया जाता है। यानी कि इसमें 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। अग्र भाग द्वारा मीठा बताया जाता है, पश्च भाग द्वारा कड़वे का ज्ञान होता है, और मध्य भाग नमकीन, और पार्श्व भाग जो होता है हमें खट्टे का ज्ञान कराता है। यानी 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। तो पहला काम है स्वाद बताना। जीभ का पहला काम क्या है, स्वाद बताना। अब इस स्वाद बताने के लिए यानी कि इनमें पाई गई कलिकाएं, जिन्हें आपने क्या कहा, स्वाद कलिका। और 4 प्रकार की स्वाद कलिका आती हैं। अग्र भाग पाई जाती है, मीठे का ज्ञान कराती है, पश्च भाग पाई जाती है, कड़वे पर ज्ञान कराती हैं,
मध्य भाग में जो पाएगी नमकीन का ज्ञान कराती हैं, पार्श्व भाग में जो पाई जाती है खट्टे का ज्ञान कराती हैं। अब जीव यानी कि लार को मिला करके यानी अर्थात जो बना हमारा बोलस, इस बोलस को कहाँ धकेल देती है, तो कहेंगे आहार नली में। कहाँ धकेल देती है? आहार नली में। आहार नली की बात कर लें तो आहार नली की लंबाई 23 से लेकर यानी 23 सेंटीमीटर से लेकर लगभग 27 सेंटीमीटर होती है। कितना होती है? 23 सेंटीमीटर से लेकर के 27 सेंटीमीटर लंबी होती है। और इसमें क्रमाकुंचन गति होती है। कौन सी गति होती है? क्रमाकुंचन गति होती है। और इसमें पेरिस्टैटिक वाल्व पाए जाते हैं, यानी पेरिस्टैटिक मूवमेंट द्वारा भोजन क्या होता है, इसमें सरकता हुआ नीचे चला आता है। और जैसे जैसे भोजन नीचे आएगा ये वाल्व क्या होते जाएंगे? बंद होते जाएंगे। और कहा जाए पाचन कहाँ नहीं होता है, तो कहेंगे कि यानी कि आहार नली में, आहार नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। कहा जाएगा पाचन तंत्र का वह कौन सा भाग है जिसमें किसी भी प्रकार का पाचन नहीं पाया जाता है, कहेंगे आहार नली में, जिसकी लंबाई 23 से लेकर 27 सेंटीमीटर तक होती है, उसमें किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। इसके बाद भोजन हमारा होता रहता है, यानी यहाँ एक बाल्ब होता है। क्या होता है? बाल्ब होता है। और उस बाल्ब को यानी कि इसके बाद भोजन को कहाँ रखा जाता है, कहेंगे इस बाल्ब द्वारा, यानी कार्डियक संकोचक कहते हैं, कार्डियक संकोचक, यानी बाल्ब खुलता है और भोजन कहाँ उतर जाता है, कहेंगे ये उतर जाता है पेट में। कहाँ उतर जाता है? पेट में उतर जाता है। और कार्डियक संकोचक की अगर हम लोग बात कर लें, जब ये खुला तो भोजन करके हमारा ये पेट में, यानी कि यहाँ पर भोजन की बात करें, इसको कहते हैं अमाशय। क्या है? अमाशय। यह यानी यहाँ पर भोजन 3 से लेकर 4 घंटे तक रहता है। 3 से लेकर 4 घंटे तक भोजन इसमें बना रहता है। अमाशय की दीवारों में, अमाशय के दीवारों में जगह जगह गड्ढे पाए जाते हैं। इन गड्ढों में ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिन्हें जठर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? जठर ग्रंथि कहते हैं। और इन जठर ग्रंथियों से जठर रस स्रावित होता है। जठर रस का श्रावण होता है, यानी कि अमाशय की दीवारों में क्या पाई जाती है, तो कहा गया कि जठर ग्रंथि पाई जाएगी। और जठर रस यानी इन जठर ग्रंथियों से जठर रस स्रावित होता है। और इसकी दीवारों यानी कि कहा जाए अमाशय में HCl का श्रावण होता है। अमाशय में किसका श्रावण होता है? HCl का। तो अब HCl की बात कर लें तो यानी कि HCl जिसका pH 1.5 होता है, 1.5 होता है। तो जब अमाशय में स्रावित होता है, अमाशय की दीवारों को यानी कि पचाया क्यों नहीं, तो कहें अमाशय की दीवार में, यानी कि अमाशय में एक प्रकार की और पाई जाती है कोशिका, जिसे ग्रीवा कोशिका कहते हैं। ग्रीवा कोशिका के द्वारा एक म्यूकस का स्रावण होता है, जो इसके दीवारों पर चिपचिपा यानी कि क्या स्रावित कर देती है, और ये इसकी दीवारें ढक जाती हैं, जिसका HCl अप्रभावित रहता है। अर्थात HCl इसकी दीवारें प्रभावित नहीं होती हैं। अब बात कर लें हम लोग अमाशय की लंबाई की। तो अमाशय की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। कितना होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। आज भोजन 3 से 4 घंटे तक रहा। और इसका पहला भाग शेषाग्र हो गया। इसके आने की जहां पर ये यानी कि यू आकार बनाई, यहाँ पर यानी कि इसका अंतिम भाग है। तो कहेंगे यानी कि अमाशय है, इसके यानी 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग। तो कार्डियक हो गया, कार्डियक संकोचक हो गया, पाइलोरिक, और यानी पाइलोरिक की अगर बात कर लें हम लोग, किसकी बात करें? पाइलोरिक की। तो पाइलोरिक से क्या निकलता है, कहेंगे HCl। पाइलोरिक वाले भाग से, पाइलोरिक वाले भाग से निकलता है HCl। इसका जो एक शेष भाग इतना बच रहा है जो हमारा थैले के आकार का है, इसको फंडस कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडस कहा जाता है। अब इसकी हम लोग बात कर लें लीवर की, यानी कि लीवर अगर कहा जाए यकृत, क्या होती है हिंदी? यकृत हिंदी में कहते हैं। और ये लीवर है, ये क्या है, कहा जाए सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। शरीर की सबसे बड़ी क्या होती है? ग्रंथि होती है।
लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये क्या, एक मांसल गांठ है। क्या है, मांसल गांठ है। तो लीवर में अगर कहा जाए विटामिन डी का संश्लेषण होता है। हिपैरिन हिपैटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसलिए इसमें हिपैरिन क्या, हिपैटिक सेल से हिपैरिन का स्रावण होता है। और कहा जाए इसमें यूरिया का संश्लेषण होता है। किसका संश्लेषण होता है, यूरिया का। ग्लाइकोजन का संचय, ग्लाइकोजन का संचय कहाँ होता है, लीवर में होता है। विटामिन डी हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, यूरिया हो गई। और बात कर ले हम लोग पित्तरस। क्या, तो पित्तरस यानी कि यहीं पर बनता है। कहाँ, लीवर से पित्तरस क्या होता है, बनता है। और यहाँ से निकल करके कहाँ जाता है, कहेंगे पित्ताशय में जाकर इकट्ठा होता है। पित्ताशय यानी कि इसके बाद हम लोग गॉल ब्लैडर की बात करेंगे। तो पित्ताशय में अगर बात कर लें तो 2 प्रकार के यानी कि एंजाइम्स पाए जाते हैं। एक को कहते हैं बाइलिरुबिन, बाइलिरुबिन, और दूसरे को बिलिबिरिडीन बोलते हैं, बिलिबिरिडीन। यानी कि 2 प्रकार के यानी कि इसमें रंजक पाए जाते हैं, बाइलिरुबिन और दूसरा बिलिबिरिडीन पाया जाता है। जब इनकी रक्त में मात्रा अधिक हो जाती है, यानी कि रक्त में अधिक से अधिक स्रावित हो जाते हैं, तो हमारे यानी पूरा शरीर का रंग यानी रक्त में जब इनकी मात्रा क्या हो जाएगी, यानी अधिक हो गई, इनकी मात्रा रक्त में बढ़ने के कारण हमारा पूरा शरीर पीला पड़ जाता है। पीला पड़ने के कारण इसको, इस रोग को कहते हैं पीलिया। क्या कहा जाता है, पीलिया कहा जाता है, जॉन्डिस। अब इसके बाद हम लोग बात कर लें तो हमारा अगला भाग आता है अग्नाशय। अग्नाशय गुलाबी रंग का, ये हमारा हो गया अग्नाशय। यानी हल्का गुलाबी रंग का है, हल्का गुलाबी रंग की यानी कि ये ग्रंथि है। ये मिश्रित ग्रंथि है। कैसी है, मिश्रित। यानी कि अंतःस्रावी और ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। एक अंतःस्रावी तक बाह्यस्रावी होती हैं। तो अगर कहा जाए बाह्यस्रावी अंतःस्रावी ग्रंथियों में अंतर क्या है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जिनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं जिनमें नलिका पाई जाती हैं। तो ये कहा जाए जो हमारा पित्त यानी कि अग्नाशय है, ये कैसा है, कहेंगे यह अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों का काम करता है, अर्थात यह मिश्रित ग्रंथि है। और ये हल्का गुलाबी पत्ती के आकार का होता है। किसके आकार का होता है, कहेंगे पत्ती के आकार का होता है। और यहाँ पर पाई जाती है लैंगरहैंस की दीपिका। क्या पाई जाती है, लैंगरहैंस की दीपिका पाई जाती है। और इस लैंगरहैंस की दीपिका की अगर बात कर लें, यहाँ इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। अल्फा कोशिका से ग्लूकागॉन तथा बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्रावण होता है। इंसुलिन का स्रावण होता है। और इंसुलिन की मात्रा जब हमारे शरीर में क्या होती है, बढ़ जाती है अथवा कम हो जाती है, तो इसे हम यानी बढ़ने की मात्रा क्या कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं। यानी कि इंसुलिन की मात्रा क्या करती है, मधुमेह को नियंत्रित करती है, डायबिटीज को नियंत्रित करती है। अब इसके बाद हम लोग बात करें तो यहाँ छोटी आंत की। किसकी बात करते हैं, छोटी आंत की। चलिए छोटी आंत को देखा जाता है। ये हमारी रही छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर बात करें तो इसकी लंबाई यानी 6.5 मीटर। लंबाई कितनी होती है, 6.5 मीटर। और चौड़ाई की अगर छोटी आंत की बात कर ले हम लोग तो ये होता है 2.5 मीटर। चौड़ाई कितनी होती है, कहेंगे 2.5 मीटर। लंबाई हो गई 6.5, चौड़ाई हो गई
2.5। अब यानी कि कहा जाए इसका आकार तो 6.5 मीटर है, 6.5, जो कि अगर देखा जाए नॉर्मली 18 से लेकर के 21 फीट के लगभग बराबर रही है। फिर इसको छोटी आंत क्यों कहते हैं? तो कहा जाएगा इतनी लंबाई होने के बाद भी छोटी आंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो आकार होता है, चौड़ाई की बात कर ले तो 2.5 सेंटीमीटर का होता है। इस कारण यानी कि लंबाई ज्यादा होने के कारण इसको कोई महत्व नहीं दिया जाता है, यानी कि इतना इसको बड़ी आंत नहीं कहा जाता है, इसलिए क्योंकि इसके जो आकार है, इसका आकार 2.5 सेंटीमीटर है। यानी कि इसके इस नलिका का जो आकार है, यानी जहाँ पर यह खुल रही है, इस भाग को ग्रहणी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके पहले भाग को ग्रहणी कहते हैं, जो उल्टे सी आकार की है, यानी कि जो सी के आकार की है। तो यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक ये है। छोटी आंत की अगर हम लोग बात की तो लंबाई हो गया 6.5 और चौड़ाई हो गया 2.5 सेंटीमीटर से छोटी आंत कहे जाने के कारण इसके आकार का कम होना पाया जाता है। अब हम लोग बात कर लें छोटी आंत, यानी कि हमारा भोजन जब कहाँ आया? अमाशय में। तो भोजन जब हमारा अमाशय में था तो यहाँ पर क्या इसको मिला? हमने यहाँ पर बोलस पाया था। क्या पाया था? बोलस में मिल गया जठर रस। क्या मिल गया? जठर रस। इसको कहा गया काइम। क्या कहा जाता है? काइम। यानी कि जब बोलस क्या था? कहा गया था जब लार, यानी भोजन में लार मिला था तो उसे बोलस कहा गया था। अब बोलस में क्या मिल गया? जठर रस। और जठर रस में ट्रिप्सिन, पेप्सिन और इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? जठर रस में यानी शामिल है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, यानी कि पेप्सिन, ट्रिप्सिन और रेनिन। यानी कि इस जठर रस में इतने चीज क्या है? शामिल हो गए, रेनिन। तो अब यह भोजन क्या कहलाता है? तो कहलाता है काइम। अब इसके बाद ये काइम जो उतरेगा कहाँ पर? तो कहा गया छोटी आंत में उतर गया। कहाँ उतर गया? छोटी आंत में उतर गया, यानी वाल्व यहाँ खुला ग्रहणी का और ये कहाँ उतर गया? छोटी आंत में प्रवेश कर गया। अब छोटी आंत में अगर कहा जाए तो भोजन का लगभग संपूर्ण पाचन होता है। और यहाँ पर कहा जाए जो काइम होता है आंशिक पचित भोजन। आंशिक पचित भोजन को ढकेल दिया गया छोटी आंत में। अब यहाँ पर भोजन आने के बाद छोटी आंत में जैसे पहुंचेगा तो यहाँ पर इसका लगभग देखा जाए तो 90% से ज्यादा क्या हो जाता है? इसका पाचन हो जाता है। और इसका पहला भाग जो ग्रहणी है, जिसकी लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो ये यानी किसका भाग हो गया? ग्रहणी। दूसरे भाग इसमें मध्यांत्र होता है। क्या होता है? मध्यांत्र। मध्यांत्र की अगर बात लंबाई कर लें 2.4 मीटर होती है। कितना मीटर होती है? 2.4 मीटर इसकी क्या होती है? लंबाई होती है। इसके बाद इसका तीसरा भाग यानी जो सबसे इसका लास्ट भाग छोटी आंत का, उसको शेषांत्र बोलते हैं। क्या कहते हैं? शेषांत्र कहा जाता है। और शेषांत्र की लंबाई लगभग जो हमारी कितना होती है? तो कहा जाएगा 2.4 ये हो गई, इतना है, और ये 1.5 मीटर लगभग होती है। तो अगर मध्यांत्र के व्यास की बात करें हम लोग, ये 4 सेंटीमीटर का मध्यांत्र का जो व्यास होता है ये 4 सेंटीमीटर का होता है। यहाँ पर छोटी आंत में भोजन का यानी कि लगभग कंप्लीट पाचन हो चुका होता है। इसके बाद भोजन यानी जब छोटी आंत में आता है भोजन तो उसको क्या कहा जाता है? तो कहेंगे काइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काइल कहा जाता है। क्योंकि अब इस काइम में अनेक यानी कि क्या क्या मिल चुका है? तो काइल कब बना? कहा गया काइम में मिल गया कौन सा? जठर रस। तो मिला ही मिला है। अब यहाँ पर मिल गया पित्त रस। क्या मिल गया इसको? पित्त रस। और पित्त से यानी कि फिर से कहेंगे अग्नाशय से अग्नाशयी रस मिल गया, अग्नाशयी रस। यानी कि काइम में पित्त रस, अग्नाशयी रस और जठर रस यानी कि सब मौजूद है इसमें। और यह भोजन क्या कहलाएगा? काइल कहलाता है। यानी छोटी आंत में जब भोजन पहुंच जाता है उसको कहते हैं काइल। क्या कहा जाता है? काइल। इसके बाद जब शेष भोजन जो बचा होता है, जो मतलब अपचित भोज्य पदार्थ है, जटिल और अपचित भोज्य पदार्थों को भेज देता है बड़ी आंतों में। अब जो यहाँ से बचा हुआ भोज्य पदार्थ है उसे बड़ी आंतों में भेज देता है, जहां पर यानी कि ये कौन सा हमारा है? उल्टा यू आकार की होती है, इसको बड़ी आंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बड़ी आंत।
यानी बड़ी आंत की अगर बात करें तो इसकी लंबाई, बड़ी आंत की लंबाई लगभग कितना होती है, तो कहेंगे 1.5 मीटर। चौड़ाई की अगर बात कर लें हम लोग तो ये इसकी चौड़ाई होती है 4.7 मीटर, सॉरी 4.7 सेंटीमीटर। यानी लंबाई की बात कर लें 1.5 मीटर हो गई, चौड़ाई 4.7 मीटर हो गई। यानी आकार इसका बहुत ज्यादा होने के कारण, इसका आकार, इस नली का जो आकार है ज्यादा होने के कारण इसको, इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, बड़ी आंत कहा जाता है लंबाई में, जबकि छोटी होती है। अब यहाँ पर यानी कि भी इसके 3 भाग हैं, यानी कोलन, क्या कोलन की बात कर लें, और इसके बात करें सीकम, कोलन सीकम, और क्या हो गया, यानी कि मलाशय, मलाशय, कोलन सीकम और मलाशय। तो सीकम की बात कर ले तो 5 से 8 सेंटीमीटर का होता है, कितना होता है, 5 सेंटीमीटर से लेके 8 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। और कोलन, यानी हमारे बड़ी आंत के कोलन वाले भाग में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे एस्चेरेसिया कोलाई कहते हैं। ई कोली जो सिम्बियोटिक लाइफ यानी सहजीवन का अच्छा उदाहरण होता है। और बात कर लें तो इसे यानी कि इसी भाग में पाया जाता है जिसे एस्चेरेसिया कोलाई कहा जाता है। ये सहजीवन का अच्छा उदाहरण है। यानी इसके यानी कि बड़ी आंत का जो तीसरा भाग होता है उसे यानी कि होता है क्रीमरेज परसेस का, क्रीमी रूप परसेस का, यानी कि यह मानव के पाचन तंत्र में पाई जाने वाली क्या है, एक अवशेषी अंग है, अवशेषी अंग है। अब बड़ी आंत का जो अंतिम यानी जो अपचित ठोस भोज्य पदार्थ है, बड़ी आंत में बचे हुए भोज्य पदार्थों में अगर कहा जाए तो यहाँ पर जल और खनिज लवण, खनिज लवण यानी अतिरिक्त जो मात्रा होती है यहाँ पर क्या होता है, अवशोषण हो जाता है। ठोस जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसे मलाशय द्वारा, किसके द्वारा, यानी मलाशय में भेज दिया जाता है और मलाशय में वो इकट्ठा रह जाता है और इसके बाद इसे गुदा मार्ग द्वारा बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। इस तरह हमारा एक पूरा पाचन कंप्लीट हुआ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।